नमस्कार दोस्तों, सफलता स्वधर्म परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग बात करने जा रहे हैं संविधान संविधान के। तो हम लोगों ने देखा पिछले क्लास में कि कैसे जो है हम लोग 1773 से हम लोगों का इतिहास जो है संविधान विकसित होने का जो इतिहास है 1773 से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग आगे बढ़ते गए। ठीक है, 1935 तक हम लोग आए और फिर इसके बाद क्या हुआ, दुनिया के संविधान सभा का गठन हुआ। फिर दुनिया के सभी संविधानों का अध्ययन किया गया और अध्ययन करके जो है भारतीय संविधान को लिखा जा रहा है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि संविधान सभा, ठीक है, संविधान लिखने के लिए जो है एक सभा बनाई जा रही है जिसका नाम क्या है, संविधान सभा। ठीक, अब देखिए ये जो संविधान सभा है यह एक बैग जो है संविधान सभा विकसित नहीं हुई। ठीक है, संविधान सभा विकसित होने के पीछे जो है भारत में काफी जो है प्रोसेस हुआ, उसके पीछे बहुत सारी मांगे उठी। तो इसमें इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मांग, और एक आप कह सकते हैं संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग। ठीक, देखिए एक अप्रत्यक्ष मांग में जो है आपके तिलक जी हैं। तिलक पहले व्यक्ति हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग करते हैं। ठीक है, तिलक 1893 में, ठीक है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसी बात जो है लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया। तिलक द्वारा कहा जाता है कि यह इनडायरेक्टली यह कह रहा था कि मतलब हमें जो है अपना खुद का संविधान सभा चाहिए जो संविधान बनाने के और अग्रसर हो। ठीक, देखिए इसी समय दो चीजें और किए हैं तिलक, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम पता होना चाहिए। एक तो शिवाजी जयंती की शुरुआत, और दूसरा जो है गणेश पूजा। ठीक है, शिवाजी जयंती और गणेश पूजा। देखिए इन दोनों के माध्यम से तिलक का यह लक्ष्य था कि जो मराठे हैं, मराठे एकजुट हो जाएं और भारत के आज़ादी में क्या करें, साथ दें। ठीक है, तो गणेश पूजा धार्मिक रूप से लोगों को एक किया जा रहा था, और जो लोग धार्मिक रूप से न जुड़ पा रहे हैं उनको शिवाजी जयंती के माध्यम से जोड़ा जा रहा था। ठीक, तिलक वह व्यक्ति है जो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए। स्वराज शब्द का प्रयोग किए। स्वराज शब्द का प्रयोग तीन लोगों ने किया। ठीक, आप याद रखेंगे कि स्वराज शब्द का उपयोग तीन लोगों ने किया। तो पहले आपके तिलक हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, है ना, दादा भाई नौरोजी, ये भी स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं। तिलक भी स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है स्वामी विवेकानंद ये भी स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन तिलक का जो स्वराज शब्द है वह इनडायरेक्टली संविधान सभा की मांग कर रहा था। यह बता रहा था कि ये हमारा जो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और यह अधिकार जो है मांगे नहीं, छीने जाते हैं। ठीक, और हमें पूरी तरह से आज़ादी होनी चाहिए और हमारा एक खुद का संविधान सभा होना चाहिए, और यह संविधान सभा क्या करेगा, भारतीय नियम कानून को लिखेगा। ये देखिए इनडायरेक्टली मांग कहा जाता, अप्रत्यक्ष मांग कहा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से पहली बार 1934 में बी एन राव इसकी मांग करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से 1934 में बी एन राव ने कहा, एकदम खुलकर कहा कि भारत का एक संविधान सभा होना चाहिए जो भारतीयों के लिए संविधान लिखे। फिर 1935 में कांग्रेस में भी मांग उठी। कांग्रेस ने भी इस बात को रखा
कि नहीं, भारतीयों का अपना खुद का संविधान होना चाहिए। ठीक। फिर 1937 में भी मांग उठी। फिर 38 में ठीक है, 1938, इस समय इसमें कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष हैं, और इस समय पंडित नेहरू जो है खुलकर कहते हैं भारतीयों का संविधान सभा ऐसा होना चाहिए जिसमें केवल और केवल भारतीय होने चाहिए। इनका संविधान सभा ऐसा होना चाहिए कि केवल भारतीय होना चाहिए। अब तक इतनी खुलकर कोई बात नहीं रख पाया था। इन्होंने कहा कि भारतीयों का जो संविधान सभा हो उसमें अंग्रेज नहीं होने चाहिए, विदेशी नहीं होने चाहिए, वह भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, उसमें सारे लोग भारतीय हों और यह अपना संविधान खुद लिखें। तो पहली बार पंडित नेहरू ने खुलकर कांग्रेस के मंच से यह बात की कि भारत का पास अपना संविधान सभा हो और उस संविधान सभा में सारे के सारे लोग क्या हों, भारतीय हों। ठीक। सभी संविधान सभा में भारतीय हों। ठीक है, और भारतीयों के द्वारा ही यह संविधान लिखा जाना चाहिए। देखिए, इस तरह से जब कांग्रेस इस बात को रखती है, जब इस मांग को रखा जाता है, तो अंग्रेज क्या क्या इसे जो है अस्वीकार कर रहे थे, नजरअंदाज कर रहे थे, बहुत ज्यादा इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे थे। इसी बीच क्या हुआ कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, और इसमें जो है एक तरफ जापान है, जर्मनी है, इटली है ना, जिन्हें हम धुरी राष्ट्र कहते हैं, है ना, ये लोग एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ सारे मित्र राष्ट्र हैं, अलायंस वाले हैं। ठीक। और इसमें आपका ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे देश हैं। ठीक है। तो अब जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन सोच रहा है कि भारत क्या करे, भारत इस युद्ध में साथ दे ब्रिटेन का। ठीक। लेकिन भारत जो है, भारत की सेना जो है सीधे सीधे साथ देने से मना कर देती है। अब ब्रिटेन को भारत का सहयोग मिले, इसीलिए 1940 में अगस्त प्रस्ताव आएगा, अगस्त प्रस्ताव। ठीक। अगस्त प्रस्ताव में यह बात रखी जाएगी, पहली बार अंग्रेजों के द्वारा यह स्वीकार किया जाएगा, ठीक है, कि अगर हम युद्ध जीत जाते हैं तो फिर हम जो है संविधान सभा का गठन करेंगे, जो भारतीयों के द्वारा होगा और भारतीयों के लिए संविधान लिखेगा, है ना। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में क्या हुआ, इस बात को रखा गया, लेकिन कहा गया कि यह हम संविधान जब युद्ध जीत जाएंगे उसके बाद ऐसा करेंगे। ठीक है। और इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध में भी बहुत सारे वादे कर चुके थे ये लोग, पूरा नहीं किए थे, इसीलिए भारतीय नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया कि नहीं, हमें पहले संविधान सभा चाहिए। ठीक। ऐसे अब 2 साल बीता और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन, इसके जो अध्यक्ष हैं क्रिप्स हैं। ठीक है। और ये भारतीयों को मनाने के लिए आया, खास करके कांग्रेस को यह मनाने के लिए आया कि आप क्या करिए, भारतीयों को युद्ध में भेजिए। लेकिन कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया कि सबसे पहले हमें संविधान सभा दो, फिर हम आपका सहयोग करेंगे। ठीक है। और इस तरह से जो है, इसी में कहा जाता है कि इसी समय गांधी जी, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किए, नारा दिए कि भारत छोड़ो, अब हमारे लिए हमारा खुद का संविधान सभा होना चाहिए, और इसी समय करो या मरो का नारा दिए। ठीक है। लास्ट में क्रिप्स मिशन यहाँ से चला जाता है, और भारतीय जो है, कहा जाता है कि कुछ समय के बाद जो है भारतीय सेना जो है साथ देने लगी, और अंततः जो है 1946 में, ठीक है, भारत में कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन ने इसको मंजूरी दे दिया कि भारत का अपना एक संविधान सभा होगा। ठीक है, जो कि भारतीयों के द्वारा होगा। ठीक। और इस तरह से 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया मार्च में। अब 1900 जुलाई में चुनाव हुए, और चुनाव से जो है भारतीय चुनकर
कहा जाता है कि 6 दिसंबर को संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, और संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को होगी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाएंगे सच्चिदानंद। ठीक है, तो इस तरह से जो सच्चिदानंद होंगे पहले अस्थायी अध्यक्ष होंगे। ठीक है, और फिर से बैठक होगी 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, और इस समय अध्यक्ष बनाए जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। ठीक, फिर 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू आएंगे, है ना। इनके हाथ में क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव है। ठीक, जिसको जो है 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, स्वीकृत मिल जाएगी, और यहां से क्या होगा, हम लोगों का संविधान सभा बनना तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखिए संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा की दो तरह की मांगे हैं, एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से लोकमान्य तिलक जी को माना जाता है। ठीक है, 1893 में ही स्वराज शब्द का प्रयोग कर दिए थे, और प्रत्यक्ष रूप में 1934 में BN राव। ठीक, फिर 1935 में कांग्रेस के मन से खुलकर बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा कि संविधान सभा में सभी के सभी भारतीय होने चाहिए। और 1940 में क्या हुआ, अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव संविधान सभा को लेके है, 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव आएगा। और इस समय यहाँ के वायसराय हैं लिनलिथगो, है ना, लिनलिथगो यहाँ के वायसराय हैं। और इस तरह से फिर 1942 में क्रिप्स मिशन, और इसी समय जो है भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, ठीक है, करो या मरो का नारा देते हैं गांधी जी। और 1946 में फिर वही क्रिप्स मिशन जो है कैबिनेट मिशन के रूप में आएगा भारत में, और यह भारतीयों को क्या करेगा, संविधान सभा बनाने का बात रख देगा, प्रस्ताव को मान लेगा। और इस तरह से पहली बार चुनाव होगा, जुलाई में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, चुनाव में जो है कैंडिडेट जीते जाते हैं, और इसके बाद इनका जो रिजल्ट है लगभग नवंबर महीने में आएगा, और 6 दिसंबर को संविधान सभा का गठन होगा। ठीक, 9 दिसंबर को पहली बैठक होगी, जिसमें फ्रांस के तर्ज पर सबसे बुजुर्ग होने के नाते सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक, अब 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, कि जब तक संविधान जो है पूरी तरह से लिखा नहीं जाता है तब तक संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होंगे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने हाथ में एक सफेद कागज लेके आते हैं, जिसे नाम दिया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। पूरे संविधान सभा के द्वारा जो है 22 जनवरी 1947 को इसे जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और इसी का नाम अब जब संविधान में जोड़ा जाएगा तो इसी का नाम पड़ जाएगा प्रस्तावना। ठीक है, ठीक है ना। तो आइए देखिए, आइए यहां से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए 1895 में स्वराज विधेयक आया, बाल गंगाधर तिलक पहली बार अनौपचारिक मांग की, इसी को अप्रत्यक्ष मांग कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या है, 1924 में मोतीलाल नेहरू, है ना, संविधान सभा के निर्माण की मांग की। ये मोतीलाल नेहरू जो है पहली बार बात रखे संविधान सभा का, मतलब अपना विचार रखे कि भारतीयों का एक संविधान सभा होना चाहिए। लेकिन इसमें इन्होंने कहा कि जो संविधान सभा हो, भारतीयों के लिए संविधान लिखे, लेकिन उसमें विदेशी रहें, है ना, विदेशी रहें, मतलब अंग्रेज शामिल रहें। ठीक, 1928 में नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि नेहरू रिपोर्ट कब आया था, 1928। ठीक, और इसमें भारतीय द्वारा संविधान बनाने का पहला प्रयास है। ठीक, पहला प्रयास है, इसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो याद, बस इतना याद रखना कि नेहरू रिपोर्ट कब आया था, 1928 में। ठीक है,
नेहरू रिपोर्ट है। जैसे अंग्रेज ये कहते हैं कि अगर भारतीयों के अंदर औकात है तो यह अपना जो है प्रारूप लिख कर बताए कि किस तरह का संविधान होगा। कहा जाता है कि मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, एक ढांचा तैयार किया कि हमारा संविधान किस टाइप से होगा, उसी को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया जिसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। मतलब पहली बार हमारा संविधान कैसा होगा इसकी बात की गई है। ठीक, 1934 पटना अधिवेशन में कांग्रेस क्या करती है, ठीक है, कांग्रेस कार्य समिति ने औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि वयस्क मताधिकार आधार पर चुनी गई सभा, मतलब वयस्क लोग क्या करें, मत दें और उससे जो लोग चुने जाएं तब उनसे क्या हो, संविधान सभा का गठन हो। ठीक, 1936 में लखनऊ अधिवेशन है, जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय संविधान बनना चाहिए। 1937 फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन यह गांव में होने वाला पहला अधिवेशन है। नेहरू जी यहाँ बनेंगे फैजपुर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष होते हैं नेहरू। ठीक, अब देखिए अगस्त प्रस्ताव, ये सब बात कर चुके हैं। ठीक है, एक बार सरसरी निगाह से बस देख लीजिए। अगस्त 1940 में, और इस समय वायसराय लिनलिथिगो थे, वायसराय जो है लिनलिथिगो है। ठीक है, और यह संविधान सभा की बात मानने के लिए आया है, मतलब हम संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन कब, युद्ध के बाद, जब युद्ध जीत जाएंगे उसके बाद। फिर क्रिप्स मिशन आएगा 1942 में, फिर कैबिनेट मिशन आएगा 1946 में, है ना। कैबिनेट मिशन के कौन कौन है इसमें, पैंथिक लॉरेंस है, स्टेफोर्ड क्रिप्स है, और जो है आपके अलेक्जेंडर है ना, ए बी अलेक्जेंडर। ये आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य हैं, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स है, और इसके बाद क्या है, ए बी अलेक्जेंडर है। ठीक, और किसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक बोला था, तो पोस्ट डेटेड चेक बोला था क्रिप्स मिशन को। देखिए तीनों क्रम आपसे पूछा जाता है। ठीक है, पहली बार जो है बी एन राव मांग किए थे खुलकर, बी एन राव प्रत्यक्ष रूप से जो है 1934 में। फिर कांग्रेस के मन से नेहरू ने कहा कि जो संविधान सभा हो उसमें विदेशियों का कोई हस्तक्षेप न हो। ठीक है, और फिर जो है अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 को क्या होगा, अगस्त प्रस्ताव आएगा भारत में। अगस्त प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया कि भारतीयों का अपना एक संविधान सभा होगा। ठीक, इसके बाद जो है 1942 में क्रिप्स मिशन आएगा, क्रिप्स मिशन आएगा। ठीक, और फिर 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आएगा। वही क्रिप्स फिर जो है कैबिनेट मिशन के रूप में भारत में आ रहे हैं, और कैबिनेट मिशन का मेन लक्ष्य क्या होगा कि भारतीयों का अपना संविधान सभा होगा। तो इसी के तहत क्या होगा कि भारत में संविधान सभा का गठन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक, ये है। आगे अब देखिए संविधान सभा में क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से आपको हमने बताया कि जुलाई में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भारत में पहली बार जो है चुनाव हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ, और अप्रत्यक्ष चुनाव में जो है 389 सीट के लिए चुनाव हुआ था, 389 सीट के लिए चुनाव हुआ। ठीक है, अब जिसमें जो ब्रिटिश प्रांत है उसमें 292 93 रियासतें हैं, और चार क्या है, चीफ कमिश्नरी है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि ब्रिटिश के कितने हैं, 292, और रियासतों के 93, और इसके बाद कमिश्नरी है, इसके 4 है। कुल 389 सीट पे चुनाव होता है। देखिए जो रियासतें हैं अपना कैंडिडेट भेजेंगी, है ना, क्योंकि भारत में रियासतें भी हैं तो अपना कैंडिडेट भेजती थी। लेकिन जो ये 292 है इन पर चुनाव हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ। लगभग कहा जाता है कि 10 लाख लोगों पे एक लोग जो है चुनकर आए और संविधान सभा में आए। ठीक, तो देखिए 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 रियासत, 4 जो है चीफ कमिश्नरी से है। जुलाई 1946 में, ठीक है, कांग्रेस को 208, कांग्रेस अब चुनाव हुआ तो 208 जो है कांग्रेस को मिले, 73 सीट जो है मुस्लिम लीग को, है ना। तो इसमें जो है 292 में
208 सीट जो है कांग्रेस को मिल रही है और मुस्लिम लीग को 273 मिल रही है, ठीक। और इसके बाद प्रकृति, देखिए प्रकृति का मतलब यह हुआ कि संविधान सभा का नेचर कैसा होगा, तो संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित है, मतलब पूरी तरह से निर्वाचन नहीं है, आंशिक रूप से, इसी को अप्रत्यक्ष बोला जा रहा है। आंशिक रूप से नामांकित, कुछ लोगों का नामांकन किया गया और कुछ लोग जो है निर्वाचित हैं, ठीक। महिलाएं, इसमें कुल 15 महिलाएं थी। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो 15 महिलाएं, ठीक। अब देखिए बैठक, इस तरह से ये जो चुनाव हुआ, तो इसका जो फैसला है, ठीक, ये कहा जाता है कि नवंबर के महीने में आ गया, नवंबर और दिसंबर में। और इस तरह से 6 दिसंबर को क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हो गया। 6 दिसंबर को सभा जो है बन के तैयार हो गई। अब जब बन के तैयार हो गई तो पहली बैठक कब हुई, ये सब बात कर चुके हैं। 9 दिसंबर को प्रथम बैठक। मुस्लिम लीग क्या है, पाकिस्तान की मांग करती है। प्रथम बैठक क्या पूरी तरह से जो है विरोध करते हैं, और इसमें क्या होता है, ये पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान चाहिए, ठीक। बहिष्कार किया गया। 211 सदस्य ने भाग लिया था। आपसे पूछा जाएगा कि पहले प्रथम बैठक में कितने सदस्य भाग लिए थे, तो 211 सदस्य भाग लिए थे, है ना। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष, तो आप कहेंगे सच्चिदानंद, है ना। सच्चिदानंद जो है इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। फ्रांस में जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है वह जो अध्यक्षता करता है किसी भी सभा का, इसीलिए जो है इनको चुना गया, क्योंकि वहां जो है सबसे वरिष्ठ थे, ठीक। फिर 11 दिसंबर को बैठक हुई, इसमें अध्यक्ष चुन लिए गए राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इसके बाद जो है 2 उपाध्यक्ष हैं, एस.सी. मुखर्जी, बेटी कृष्णाचारी, ठीक। अब इसके बाद 13 दिसंबर को आपको बताया गया कि नेहरू जी क्या है, हाथ में एक सफेद कागज लेके आ रहे हैं, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। उद्देश्य प्रस्ताव इसलिए कहा गया क्योंकि इसी के तर्ज पे आगे चल के संविधान लिखा जाना है, ठीक। और ये आपसे पूछे कि उद्देश्य प्रस्ताव लाया कब गया, तो आप कहेंगे 13 दिसंबर को। कौन लाया, नेहरू। लेकिन संविधान सभा ने इसे एक्सेप्ट कब किया, तो 22 जनवरी को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में इसको पास कर दिया गया, ठीक। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, ठीक। समझ पाए, बी.एन. राव क्या बने, संवैधानिक सलाहकार। आगे देखिए, ये तो हम लोग कर ही चुके हैं। अब देखिए कुछ समितियां बनाई जाएगी, है ना। इन समितियों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति है। प्रारूप समिति आपको एकदम याद होना चाहिए। इसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे कौन, बी.आर. अम्बेडकर। इसीलिए बी.आर. अम्बेडकर को, चूंकि मेन समिति है प्रारूप समिति, और इसीलिए बी.आर. अम्बेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। संविधान का जनक माना जाता है। देखिए संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है, संविधान सभा का राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद, ठीक। लेकिन अगर कहे कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष, संविधान सभा में बहुत सारी समितियां रहेगी, तो उसमें एक प्रमुख समिति है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए जाएंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए जाएंगे आपके बी.आर. अम्बेडकर। एक संवैधानिक सलाहकार होंगे कि हम लोग का संविधान कैसा होगा, इस पर सलाह देंगे अपनी, तो बी.एन. राव, है ना। लोग कंफ्यूज होते हैं, बी.एन. राव क्या है, संवैधानिक सलाहकार हैं, बी.आर. अम्बेडकर क्या है, यह जो है अध्यक्ष है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए बहुत सारी समितियां हैं। प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर। संघ 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 से देखिए कोई भी रिलेटेड रहेगा लगभग, इसका हो जाएगा नेहरू, है ना। संघ संविधान जवाहरलाल नेहरू, ठीक। इसके बाद प्रांत में हमेशा सरदार पटेल आएंगे, ठीक है। तो सरदार पटेल हो गए। मूल अधिकार समिति रहेगी, प्रांत संविधान समिति रहेगी, सरदार पटेल। नियम और संचालन की अगर बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक। झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक एस.सी. मुखर्जी, है ना। देखिए जब कभी भी, है ना, याद कर लीजिए, इसके अलावा भी बहुत सारी समितियां हैं। जब कभी संघ और विदेश की बात आएगी, जब कभी भी,
तो इसके होंगे पंडित नेहरू, है ना। जब कभी राज्य की बात आएगी, नागरिक के अधिकार की बात आएगी, है ना, तो इसके होंगे आपके सरदार पटेल, पटेल जी होंगे। एक संघ, अगर कोई भी समिति दी, अगर उसमें संघ लगा है, विदेश लगा है, चाहे मंत्रालय कुछ भी हो, तो उसमें हमेशा कौन चुना जाएगा? पंडित नेहरू। राज्य की बात करेगा, अधिकार की बात करेगा, नागरिकों के अधिकार की बात करेगा, तो पटेल साहब होंगे। जब कभी नियम कायदे कानून की बात करेगा, तो जो अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद, सिंपल सी बात है ना। तो जब कभी नियम की बात करे, कहीं नियम उयम लगा हो, झंडा उंडा की बात करे, है ना, तो उसके कौन होंगे? पंडित राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इसके बाद जो है अल्पसंख्यक के लिए, ये तो याद कर लीजिएगा, अल्पसंख्यक के लिए आपके एस.सी. मुखर्जी हैं। समझ में आ रहा है ना। अगर देखिए प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर, संघ समिति, अगर संघ की बात करें, ठीक है, विदेश उदेश आगे चल के आगे आपको मिलेगा, तो विदेश उदेश कहीं लगा हो तो पंडित नेहरू, राज्य समिति, ठीक है। इसके बाद जो है नागरिक मूल अधिकार समिति, तो पटेल जी होंगे। नियम और झंडा से संबंधित, रूल रेगुलेशन से संबंधित राजेंद्र प्रसाद, और अल्पसंख्यक समिति में एस.सी. मुखर्जी होंगे। ठीक, अब देखिए जो प्रारूप समिति है ना, इसके जो है 7 लोग हैं इसमें। तो अध्यक्ष हैं बी.आर. अम्बेडकर, अध्यक्ष हैं बी.आर. अम्बेडकर। इनके साथ साथ हैं एम. गोपाला स्वामी, अल्लादी कृष्णराम स्वामी, और डॉक्टर M.K. मुंशी, है ना, मोहम्मद सादुल्ला और माधवराव, ठीक है, कृष्णाचारी। देखिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जितने लोग भी हैं उनमें लगभग कृष्ण है, कृष्ण, है ना, कृष्ण लगा होगा, और 2-4 लोग हैं जिनमें नहीं लगा है, जैसे अंबेडकर साहब, है ना। और इसके बाद जो है मुंशी, K.M. मुंशी, अल्लादी, है ना, समझ पाए, अल्लादी। इसके बाद मुंशी, अंबेडकर। इसके अलावा लगभग कृष्ण जैसा लगा होगा, देखिए अंबेडकर, गोपाल स्वामी, गोपाल कृष्ण का नाम है, गोपाल, ठीक है, कृष्ण स्वामी, है ना। इसके बाद क्या है? M.K. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला याद रखिए, है ना, मोहम्मद सादुल्ला, सादुल्ला, ठीक। इसके बाद क्या है? माधव कृष्ण का नाम है, ठीक है, कृष्णाचारी कृष्ण, है ना। तो इसका एक ट्रिक होता है कि मतलब अंबेडकर के साथ साथ जो है कृष्ण है इसमें प्रारूप समिति में। ऑप्शन इस हिसाब से सेट होगा कि आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए गोपाल, अल्लादी या कृष्ण स्वामी, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव और T.T. कृष्णाचारी। ठीक, आगे चलते हैं, कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हैं। अब देखिए 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव, बात कर चुके हैं इसके बारे में, अब फालतू है। 22 जनवरी को ये सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाएगा, जिसको लाया गया था 13 दिसंबर को। देखिए यही उद्देश्य प्रस्ताव जब संविधान में ऐड होगा तो प्रस्तावना के नाम से होगा, और इस प्रस्तावना में बदलाव होगा कि नहीं होगा, तो इससे 2 इंपॉर्टेंट केस है। एक जो है आपका केशवानंद भारती केस है, और एक है आपका बेरूबाड़ी केस है ना। तो बेरूबाड़ी केस में जो है संविधान, सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसीलिए संविधान जो संसद है इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती। लेकिन केशवानंद भारती केस में 1973 का केशवानंद भारती केस है, इसमें संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है खुलकर कहेगी कि नहीं, यह संविधान का अंग है, संविधान का अंग है, और इसमें जो है बदलाव किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। और इसीलिए केशवानंद भारती केस के बाद ही इसमें क्या होगा, 3 शब्द जोड़े जाएंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो है मूल संविधान में नहीं थे, इसको जो है 1976 में, है ना,
1976 में जोड़ा जाएगा, ठीक है। और ये रूस के संविधान से प्रेरित है, समझ पा रहे हैं ना। तो आपसे पूछे कि प्रस्तावना में कितनी बार परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ, तो केवल और केवल एक बार। 3 शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं? तो केशवानंद भारती के केरल राज्य के साथ है, ठीक। और इसी में जो है मूल ढांचा का सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदलकर मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। मूल ढांचा का सिद्धांत आपसे प्रश्न करता है कि मूल ढांचा का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट का कब आया, तो आप कहेंगे केशवानंद भारती केस में, है ना। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचा में, उसके आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव को ही हम क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं, संविधान की आत्मा। इतना याद रखना है आपको प्रस्तावना के बारे में। आगे चलिए। अब देखिए, इस तरह से हमारा जो संविधान है ना, तो हमारा जो संविधान है कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा और 26 नवंबर 1949 को इसको क्या किया जाएगा, अंगीकृत कर लिया जाएगा, है ना। इसको हम पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे, अंगीकृत कर लेंगे। और आपसे पूछे कि संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949। अब संविधान पर एक बार अंतिम बार विचार किया जाएगा, कब? 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बार बैठक होगी, है ना। तो देखिए, जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी, आपसे पूछे कि संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। हम लोग पहले अंगीकृत कर लिए, अंतिम बैठक कब हो रही है? 50 में, समझ रहे हैं ना। 50 में बैठक होने जा रही है, क्योंकि अब हम लोगों का संविधान लागू होने जा रहा है। उस समय हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि नहीं यही होगा, और मैक्सिमम आर्टिकल को लागू कर दिया गया था। लेकिन 1950 से पूरे भारत पे पूरी तरह से लागू हो जाएगा, ठीक है, 26 जनवरी को। तो 2 दिन पहले 24 जनवरी को अंतिम बैठक हो रहा है संविधान सभा का, अंतिम बैठक, ठीक। अब इस दिन क्या होगा, हम लोग राष्ट्रगान को अपना लेंगे, ठीक। इसी दिन हम लोग राष्ट्रगीत को अपनाएंगे, है ना। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जनगण मनगढ़, है ना। जनगण मनगढ़ किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। पहली बार 1911 में गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखना है। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये 1896 ये भी कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो है गाया गया, ठीक। अब इसके बाद प्रथम राष्ट्रपति इसी दिन चुन लिए गए। राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया, और इसी दिन वायसराय का पद पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब तक भारत के प्रमुख वायसराय होते थे, जिसे पूरी तरह से खत्म करके अब भारत के पहले राष्ट्रपति बन गए राजेंद्र प्रसाद। और इसमें क्या होगा, 284 सदस्य हैं जो कि इसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे, है ना, समझ पाए। और इसी दिन उत्तर प्रदेश का नाम जो है, संयुक्त प्रांत था, नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा जाएगा। ये भी याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा, तो कहेंगे 1950, 24 जनवरी 1950, ठीक। अब देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होगा, है ना। और इस दिन से हम लोग क्या होंगे, गणतांत्रिक देश के रूप में जाने लगेंगे। भारतीय संविधान पूरी तरह से प्रभावी हुआ, है ना। अब हम संप्रभु बन गए। संप्रभु राष्ट्रीय प्रतीक इसी दिन अपनाया गया, 26 जनवरी को। देखा, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रगान कब अपनाया गया, 24 जनवरी को। राष्ट्रगीत कब अपनाया गया, 24 जनवरी को। प्रथम राष्ट्रपति कब प्राप्त हुए भारत को, राजेंद्र प्रसाद। और ये अंतिम बैठक है, इसके बाद संविधान सभा को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, ठीक। अब
और इसी समय जो है पंडित नेहरू भी प्रधानमंत्री मान लिए जाएंगे, देश के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे पंडित नेहरू, है ना। पंडित नेहरू जो है फर्स्ट पीएम ऑफ द इंडिया बनेंगे, ठीक। और इसके बाद अब 26 जनवरी को 1950 को संविधान लागू होगा, ठीक। और इसी जब जैसे ही संविधान लागू होगा तो हम संप्रभु बन जाएंगे, मतलब अब हम किसी के अधीन नहीं है, हमारा अपना खुद का विचार है, खुद का नियम है, हम किसी के साथ भी संधि कर सकते हैं, किसी के साथ भी युद्ध कर सकते हैं, मतलब सारे फैसले हम खुद ले सकते हैं। कब? 26 जनवरी 1950 से, ठीक। राष्ट्रीय प्रतीक इस दिन अपनाया जाएगा, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है इसको राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया जाएगा। और भारत की जो संघीय न्यायपालिका है अब उसको जो है सुप्रीम कोर्ट नाम दे दिया जाएगा। देखिए 1935 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हो रही है और इसी संघीय न्यायालय को 26 जनवरी, है ना, 1950 को इसको सुप्रीम कोर्ट नाम दे दिया जाएगा और जो भारत का क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा, उच्चतम न्यायालय होगा, ठीक है। अब गवर्नर जनरल का जो पद है वो हटा दिया जाएगा, आपको बता ही दिए हैं, मतलब वायसराय का पद पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। आगे देखिए, अब इस तरह से जब हमारा संविधान बनकर तैयार होगा तो उसमें कुल जो है भाग कितने होंगे, 22 भाग होंगे, है ना। आज लगभग 25 भाग हैं। और अनुच्छेद कितने होंगे, 395 अनुच्छेद होंगे, है ना, 395 अनुच्छेद होंगे। और आज लगभग जो है 475 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं, ठीक है, वर्तमान में 475 प्लस अनुच्छेद हैं। और इसके बाद क्या है, अगर हम बात करें अनुसूची, अनुसूची तो इसमें कुल जो है 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज इसमें 12 अनुसूचियां होंगी। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट भाग है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उसको देख लेते हैं। पहले भाग में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र की बात है। भाग 2 में नागरिकता की बात है। भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, ठीक। 4A में मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को हम लोगों ने रूस से लिया है, ठीक है, ऑलरेडी इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। एक मूल कर्तव्य जो है 2002 में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक, जिसमें क्या होगा, हर माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को जो है शिक्षा दें, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा दें। भाग 5 में देखिए संघ की बात करता है। भाग 6 में राज्य की बात है, ठीक है। भाग 9 में पंचायतों की बात है। 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको जोड़ा गया। आपसे पूछेगा पंचायती राज का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो 343, है ना, 343 से 343 ओ तक, है ना, 343 ओ तक जो है ये है 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है। देखिए भारत में जो है एक 73वां संविधान संशोधन, एक 74वां, एक काफी इंपॉर्टेंट है। 73वां है पंचायती राज व्यवस्था से और 74वां है आपका नगर पंचायत से, है ना। ये आपकी 11वीं अनुसूची है और ये आपकी 12वीं अनुसूची है, एकदम याद रखना आपको, है ना। भाग 15 में क्या है, भाग 15 में इलेक्शन कमीशन है, 324 से 329। पेपर में कई बार पूछा गया कि निर्वाचन आयोग किस भाग में है, निर्वाचन आयोग, तो आप कहेंगे भाग 15 में 324 से 329 तक। भाग 18 का संबंध आपातकाल से। आपातकाल को हम लोगों ने कहां से एक्सेप्ट किया, आपातकाल के समय जो मूल अधिकार है वो नहीं, मतलब उनके साथ क्या किया जाएगा, ये हम लोग जर्मनी से लिए हैं, है ना, वाइमर साम्राज्य कहा जाता है जर्मनी। 352 से 360 है। 3 प्रकार के आपातकाल की बात होती है भारत में, है ना, 352, 356 और 360, है ना। 52 में क्या है, 52 में अगर सशस्त्र विद्रोह हो रहा है या विदेशी आक्रमण हो रहे हैं तब ये होगा। यह कितनी बार भारत में लगा है अब तक, 3 बार। याद रखना है कि पहली बार कब लगा था, चाइना वार के समय 1962 में, ठीक है, 1962 में चाइना वार के समय चीन युद्ध के साथ जो है पहली बार लगा हुआ था, ठीक है। फिर 1965 में, फिर उसके बाद 1971 में, 3 बार जो है भारत में 352 का प्रयोग किया जा चुका है। 356 जो है राष्ट्रपति शासन है, जो कि राज्यों में लागू होता है, राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। और इसके बाद 360 वित्तीय आपात है, अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है,
कहा जा रहा था कि 1990 में लग सकता था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया, इसको देश को बचाया। ठीक है, 352 में सशस्त्र विद्रोह 3 बार लग चुका है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय आपात है। ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो जर्मनी के साम्राज्य से। ठीक, भाग 20 में क्या है, भाग 20 में संविधान संशोधन है 368, ये कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, अब देखिए देखिए कुछ अनुसूचियां हैं, इनकी बात कर लेते हैं। एकदम याद होना चाहिए अनुसूची तो आपको, है ना, अनुसूची याद होनी चाहिए। 12 अनुसूचियां हैं। तो पहली अनुसूची है ना, देखिए आपको ऐसे याद रखना है कि सबसे पहले क्या होगा, राज्य का निर्माण होगा, है ना। जैसे देश बन रहा है तो सबसे पहले क्या चाहिए, जगह, मतलब राज्य, संघ। अब जब संघ बना दिए आप, ठीक है, संघ बन गया, देखिए पहला क्या आपका, राज्य, है ना। अब दूसरे नंबर पे जब आप संघ बना लेंगे तो उनको क्या चाहिए, कर्मचारी। अब कर्मचारी जब चलाएंगे तो उन्हें क्या चाहिए, वेतन, तो उन्हें हम वेतन देंगे। सबसे पहले राज्य बना, फिर कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। तो दूसरे में हम वेतन की बात करेंगे। अब वेतन हम दे रहे हैं कर्मचारियों को, अभी जो है मनमाना ना करें, तो हम इनको क्या दिलाएंगे, शपथ, है ना। तो तीसरे में जो है शपथ की बात होगी, तीसरे में क्या होगा, शपथ। ठीक, तो देखिए पहले में राज्य और केंद्र शासित मतलब संघ की बात है, दूसरे में वेतन, और तीसरे में जो है शपथ, है ना। अब जो कर्मचारी है शपथ ले लिए, अब अपने यहाँ संविधान को चलाने के लिए क्या चाहिए, राज्यसभा, है ना। तो राज्यसभा में सबके सीटों का बंटवारे की बात करेंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों। अब देखिए, अब देश जब आजाद हुआ, तब जब देश आजाद हो रहा है तो भैया यहाँ के जो लोग, जो दलित लोग हैं वो दबाए ना जाए, उनके कानून की बात हम करेंगे, है ना। देखिए ध्यान से समझिए, एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहले एक राज्य बनाएंगे, वहां जिसको हम रखेंगे उसको वेतन देंगे, फिर उससे हम प्रॉमिस करवाएंगे, शपथ, ओथ, है ना। फिर हम राज्यसभा का गठन कर रहे हैं, राज्यसभा। अब राज्यसभा जब बन जाएगी तो जो दबे कुचले लोग हैं उन्हें जो है और न दबाया जाए, समाज में उन्हें बराबरी का अधिकार मिले, यानी एसटी एससी की बात की जाएगी। ठीक, तो एसटी एससी की बात की जाएगी, है ना। अब इसके बाद जो है एसटी एससी को मिल गया, इसके बाद जो है इतने सारे राज्य हैं तो राज्यों के साथ भी भेदभाव हो सकता है, जो दबे कुचले राज्य हैं उन्हें भी ना दबाया जाए। तो एटीएम मेरा, इसको याद कर सकते हैं, एटीएम मेरा या मेरा एटीएम, मेरा एटीएम, है ना। मतलब इसमें 4 राज्य होंगे, 4 राज्यों को स्पेशल राइट्स दिया जाएगा, है ना। इनकी इस अनुसूची में इनके बारे में बात की जाएगी। तो एक मेघालय, है ना, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, मिजोरम। एटीएम मेरा से आप याद कर लीजिएगा, है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि छठवें का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे एटीएम मेरा से है या मेरा एटीएम से है। ठीक, अब 7वें में क्या है, जब देखिए पहले हमने राज्य बनाया, कर्मचारियों को वेतन दे दिया, उन्हें शपथ दिलाया, है ना। अब शपथ दिला दिए, तब हम राज्यसभा बना दिए। अब राज्यसभा बन गया तो उसका काम क्या है, दलितों को, एसटी एससी को, मतलब अगला अनुसूची दलितों के लिए है। फिर कुछ राज्यों के लिए है, जिसमें 4 राज्य हैं, एटीएम मेरा। अब इसके बाद जो है, अब बनेगी सूची कि जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनमें कोई विवाद ना हो जाए, है ना, इनका कोई विवाद ना हो जाए, तब बनेगी सूची, है ना। तो सूची, अब इसमें 3 प्रकार के सूचियों की बात की जाएगी, कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार। राज्य सूची में किसके विषय होंगे, राज्य सरकार के, मतलब सीएम के, संविधान सभा के। और समवर्ती सूची में दोनों होंगे। देखिए एक काफी इंपॉर्टेंट है, अगर पुलिस की बात करेंगे तो पुलिस हमेशा राज्यसभा का है, लेकिन रेलवे की बात करेंगे तो रेलवे हमेशा केंद्र सरकार का है।
देखिए जो केंद्र से रिलेटेड मुद्दा है वो हमेशा केंद्र सरकार का रहे, जैसे इन्वायरमेंट एजुकेशन हुआ तो इस पर दोनों काम करेंगे, क्योंकि शिक्षा एक लोगों की बस की बात नहीं है, इन्वायरमेंट बचाने की बात एक लोगों की नहीं है, तो इस पर दोनों लोगों का कानून होगा। अगर दोनों लोगों का कानून बन गया केंद्र का राज्य का, तो किसका मान्य होगा? केंद्र का। ठीक, तो याद रखना है कि इसमें सूची की बात कर रहा है। अब सूची कर दिए, अब देखिए पूरे भारतीयों को एकजुट करने का बस एक का तरीका था, भैया इनको भाषा के आधार पर मिलाया जाए, जाति धर्म के आधार पर ना बांटा जाए, है ना। तो अब हम लोग क्या किए, भाषा की बात कर रहे हैं, 8वें अनुसूची में जो है भाषा की बात करेंगे, जिसमें मूल संविधान में 14 भाषा शामिल रहेगी, लेकिन बाद में कितनी भाषा हो जाएगी? 22, है ना। तो 22 भाषा शामिल हो जाएगी। अब 9वें में, अब ध्यान से देखिए, अब सब कुछ हो गया तो भैया भारतीय लोगों को क्या चाहिए? संपत्ति। पहला संविधान संशोधन करके 9वें अनुसूची को जोड़ा गया, पहला संविधान संशोधन करके 9वें अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें संपत्ति की बात की गई, है ना, संपत्ति के अधिकार की बात की गई। अब 10वां नमो है, 10वां दल बदल, 10 दल बदल, है ना, दल बदल। और फिर जब दल बदल, अब दल कहाँ कहाँ है? आपके गांव में है और आपके नगर में है, तो अगला होगा आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको? पंचायतें, ग्राम पंचायतें, पंचायतें। ठीक, और बढ़ावा क्या है? नगर पालिका। देखिए अभी ना जल्दी में घर से आ रहे थे और उसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति मिल गया, हमें रास्ते में मिला, तो कहा बैठा लीजिए मास्टर साहब, तो मास्टर साहब बैठा लिए। कहा कि मास्टर साहब इस समय ना इतना ज़्यादा मतलब लोग पिला दे रहे हैं हमको, क्योंकि चुनाव वाला माहौल है, कह रहा है कि इतना ज़्यादा पिला दे रहे हैं कि हम मतलब अपने बस में नहीं है। ठीक, अब देखिए ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस संविधान सभा को इतने अच्छे से लिखा जा रहा है, लेकिन जब वोट करने की बात आ रही है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? शराब और पैसा देख रहे हैं, और इसके आधार पे अपने जाति और संप्रदाय के आधार पे हम लोग वोट कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत दुख की बात है, समझिए इस तरह से हम लोगों का देश विकास नहीं हो पाएगा, हम लोग राष्ट्र बन ही नहीं पाएंगे सीधे सीधे। ठीक, देखिए तो इस तरह से भारत में क्या 12 अनुसूचियां हैं, राज्य केंद्र पहले में, है ना, यही सही है, इसको देख लीजिए। पहले में संघ की बात है, दूसरे में वेतन की, फिर शपथ, फिर राज्यसभा, फिर याद रखना है एसटी एससी, फिर एसटी एससी के बाद जो है कुछ क्षेत्र की बात करेगा, एटीएम मेरा, फिर इसके बाद जो है जब एटीएम मेरा हो जाएगा, है ना, तब सूची, सबको सूची बांट दिया जाएगा। जब सूची बंट जाएगी तो लोगों को एकजुट किया जाएगा। भाषा, हम लोग केवल भाषा के आधार पर ही एकजुट हो सकते थे, और इसीलिए भाषा की बात की गई। फिर संपत्ति, सबके संपत्ति का अधिकार दिया गया, फिर दल बदल कानून, पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में। थैंक यू।